गोकुलपुर नाम के इस छोटे से गांव में पिछले कई दिनों से बादल टूटकर बरस रहे थे। गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं और हर घर से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती थी। ऐसे ही एक कच्चे घर में हरिया अपनी टूटी छत को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर पानी अब भी अंदर टपक रहा था। हरिया, इस तरफ भी टपकने लगा। मैं समझ नहीं पा रही अब कहाँ कहाँ बर्तन रखूं। पूरा घर ही जैसे छलनी हो गया है। सुबह होते ही देख लूंगा गौरी। रात के अंधेरे में क्या ठीक करूं, कुछ दिखता भी नहीं। बस भगवान से यही उम्मीद है कि बारिश थोड़ी थम जाए, फिर सब संभल जाएगा। तभी मोहन खिड़की से बाहर झांकते हुए चिल्लाया। उसकी आवाज में उत्साह और डर दोनों मिले हुए थे। बाबा, जरा इधर आकर देखो, नदी कितनी बड़ी हो गई है। कल तक तो किनारे से बहुत दूर बहती थी, आज तो लगभग हमारे खेत तक पहुंच गई है। हरिया ने अपनी चिंता को छुपाते हुए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बेटे के पास आ गया। बस 2-3 दिन की बात है बेटा। ऐसी बारिश हर साल आती है, फिर उतर भी जाती है। तू फिक्र मत कर, बाबा है ना। पर असल में हरिया के मन में भी उतनी ही चिंता थी जितनी मोहन की आंखों में दिख रही थी। कोने में बैठी चंदा अनाज के लगभग खाली डिब्बे को उलट पुलट कर देख रही थी, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रही हो। माँ, इस डिब्बे में तो बस मुट्ठी भर चावल बचे हैं और दाल भी आजकल में खत्म हो जाएगी, फिर हम क्या खाएंगे? गौरी ने बेटी के पास बैठकर उसका सिर सहलाया, अपनी आवाज में जितना भरोसा ला सकती थी उतना लाते हुए बोली। उतने में भी हम पेट भर लेंगे बिटिया, चिंता मत कर। भगवान बड़ा है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमने पहले भी बुरे दिन देखे हैं, ये भी निकल जाएंगे। तभी बाहर से आवाज आई। केशव, हरिया का पड़ोसी, सिर पर छाता लगाए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हरिया भाई, सुना है नदी का पानी अब बंधे के बिल्कुल पास तक आ गया है। गांव के सब लोग अपना सामान समेटने में लगे हैं। तुम भी तैयार रहना, पता नहीं कब क्या हो जाए इस मौसम में। हाँ भाई, मैं भी देख रहा हूँ हालात। बस भगवान करे बारिश जल्दी थम जाए, वरना इस बार का नुकसान बहुत भारी पड़ेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, बाकी घरों में भी खबर देनी है। तुम भी अपना ध्यान रखना और घर के अंदर ही रहना जितना हो सके। केशव के जाने के बाद रात गहरी हो गई। परिवार ने जो थोड़ा बहुत खाना बचा था वे खाकर सोने की कोशिश की। बाहर बारिश और तेज होती गई, बीच बीच में बिजली कड़कती रही और फिर आधी रात के सन्नाटे को चीरते हुए दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। इतनी रात को भला कौन हो सकता है? हरिया ने दिया उठाया और डरते सहमते दरवाजे तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांपता और इतना थका हुआ कि लगता था अभी गिर पड़ेगा। ये था रघु। भाई माफ करना, इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बहुत दूर से चला आ रहा हूँ, कहीं ठिकाना नहीं मिला। अगर रात काटने भर की जगह मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वादा करता हूँ सुबह होते ही चला जाऊंगा। हरिया एक पल के लिए झिझका। गौरी भी आवाज सुनकर पीछे आ खड़ी हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, जैसे बिना कुछ कहे ही एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्या करना चाहिए। फिर हरिया ने उस अजनबी के भीगे कपड़ों और उसकी बेबसी को देखा और उसका फैसला हो गया। आओ भाई, अंदर आ जाओ। इस बारिश में तो कोई जानवर भी बाहर ना रहे। तुम तो फिर भी इंसान हो, बाहर मत खड़े रहो, अंदर आओ। गौरी चुपचाप अंदर से एक पुराना पर सूखा कपड़ा ले आई और रघु की तरफ बढ़ा दिया। बच्चे भी नींद से उठकर इस अजनबी को देखने लगे थे। उनकी आंखों में थोड़ा डर था, पर उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता। कोई नहीं जानता था कि ये रात और ये अजनबी आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह बारिश थोड़ी हल्की तो हुई, पर रुकी नहीं। गौरी चूल्हे पर आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा अनाज पका रही थी, जो मुश्किल से 4 लोगों के लिए बनता था। अब उसमें 5वां पेट भी शामिल हो गया था। गौरी ने हरिया को कोने में बुलाकर धीरे से कहा, सुनो, 4 के लिए ही मुश्किल से बन रहा था, अब 5 हो गए हैं। बताओ कैसे करूं, किसकी थाली में से कम करूं? मेहमान को पहले भरपेट परोसो गौरी, हम बाद में जो बचे उसी में गुजारा कर लेंगे, भूखे रह लेंगे हम।
पर हमारे दरवाजे से आया मेहमान भूखा नहीं जाना चाहिए, ये हमारे बड़ों की सीख है। रघु दूर बैठा ये बातचीत सुन नहीं पाया, पर जब खाना परोसा गया तो उसकी थाली सबसे भरी हुई थी और बाकी सबकी थाली में बहुत ही कम। ये देखकर वह हैरान होकर पूरे परिवार को देखने लगा। नहीं भाई, ऐसा मत करो। तुम लोग खुद इतनी तंगी में हो और मुझे इतना खाना दे रहे हो। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही काफ़ी है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है रघु भाई, तुम बस खा लो, संकोच मत करो। जब हमारे घर में कदम रखा है तो आप भूखे नहीं रहोगे। रघु ने चुपचाप खाना खाया, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी, हैरानी भी और कहीं गहरे शर्मिंदगी भी। उसने देखा कि मोहन और चंदा की थालियां जल्दी ही खाली हो गई थीं। फिर भी दोनों बच्चे खुशी खुशी खा रहे थे, जैसे उन्हें इस कमी का एहसास ही ना हो। अगला दिन आया, पर बारिश फिर भी नहीं रुकी। रघु दरवाजे पर खड़ा बाहर देखता रहा, शायद जाने की सोच रहा था, लेकिन रास्ता कीचड़ से भरा था और पानी का बहाव तेज। तभी हरिया पीछे से आया। इस बारिश में मत निकलो रघु भाई, कहीं रास्ते में भटक गए या फिसल गए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जब तक बारिश ना थमे यहीं रुक जाओ, हमें कोई परेशानी नहीं है। रघु मान गया। खाली बैठने की बजाय उसने हरिया के साथ मिलकर छत की मरम्मत में हाथ बटाना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर पुराने टीन के टुकड़े और सूखे पत्ते जमाने लगे। मोहन ये सब देखकर उत्सुकता से पास आ गया। चाचा, आप ये रस्सी की गांठ इतनी मजबूत और सुंदर कैसे बांधते हो? बाबा से भी अच्छी बनाते हो आप। ये गांठ मैंने बहुत साल पहले सीखी थी बेटा, एक बहुत ही अच्छे इंसान से। वो हर छोटा बड़ा काम इतने मन से करते थे कि देखने वाला भी सीख जाए। मैं तुझे भी सिखाता हूँ। देख, पहले रस्सी को ऊपर से घुमाते हैं, फिर इस सिरे को नीचे से निकालते हैं। कौन थे वो चाचा? आपके पापा थे क्या? रघु का चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया, जैसे कोई पुरानी याद अचानक लौट आई हो, पर उसने अपनी बात टाल दी। वो कहानी फिर कभी सुनाऊंगा बेटा, अभी पूरा ध्यान से देख, गांठ बांधना सीख। दूर बैठी चंदा ये सब खेलते खेलते देख रही थी। उसने रघु की आंखों में जो उदासी की परछाई देखी थी वो नोटिस कर ली थी, पर उसने कुछ पूछा नहीं। शाम होते होते गांव की मशहूर गपशप करने वाली औरत सीता काकी गौरी के घर आ पहुंची। उसकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। गौरी, जरा बता तो, ये कौन आदमी है जो तुम्हारे घर में रुका है? मैंने तो इससे पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। पता नहीं कहाँ से आया है, क्या इरादा है इसका? आजकल भरोसा करना आसान नहीं है किसी अजनबी पर। काकी, बारिश की उस रात एक भीगा हुआ इंसान हमारे दरवाजे पर आया था मदद मांगने। हमने अंदर बुला लिया, इसमें बुरा क्या है? हमारे बड़ों ने भी तो यही सिखाया है, मुसीबत में किसी की मदद करने से मुंह नहीं मोड़ते। ठीक है, तेरी मर्जी, पर ध्यान जरूर रखना, आजकल जमाना अच्छा नहीं रहा। पता नहीं क्या राज छुपा रखा है इस आदमी ने अपने अंदर। गौरी ने सिर हिलाकर बात को टाल दिया, पर सीता काकी के जाने के बाद भी उसके मन में एक हल्का सा सवाल रह गया। कहीं ना कहीं वह भी सोचने लगी थी, आखिर ये रघु है कौन? रात गहराते ही बारिश ने और भयंकर रूप ले लिया। नदी का पानी अब गांव के बिल्कुल करीब आ पहुंचा था और दूर दूर से लोगों के सामान समेटने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। हरिया अपने घर का जरूरी सामान, अनाज के डिब्बे, कपड़े और पिता की पुरानी तस्वीर ऊंचाई पर रखने में जुट गया। गौरी डरी सहमी बच्चों को समेटे बैठी थी। तभी चंदा की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। रघु घर के बाहर खड़ा नदी की तरफ बहुत गौर से देख रहा था। उसका चेहरा तना हुआ था, जैसे कोई बहुत पुरानी बात याद आ रही हो, और उसके हाथ मुट्ठी में कसकर बंधे हुए थे। चंदा उसके पास चली गई। चाचा, आप इतनी देर से नदी को ही क्यों देखे जा रहे हो? आपका चेहरा इतना उदास क्यों लग रहा है?
कुछ हुआ क्या? रघु चौंक गया, जैसे किसी ने उसकी सोच के बीच में उसे पकड़ लिया हो। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बिटिया, बस पानी का बहाव देख रहा था। बचपन में भी मैंने कहीं ऐसी ही एक बारिश देखी थी, बस वही याद आ गई। इसी गांव में देखी थी क्या वो बारिश? रघु एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे जवाब देने से बचना चाहता हो। चल अंदर चल, अब यहाँ ठंड लग जाएगी तुझे। चंदा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर वह चुपचाप अंदर चली गई। कुछ ही देर बाद बाहर अचानक शोर बढ़ गया। केशव हांफता हुआ, घबराया हुआ दौड़ता आया। हरिया, हरिया जल्दी बाहर आओ। बुढ़े रामलाल नदी के उस पार फंस गए हैं। वो शाम को अपनी बकरियां लेने गए थे, अचानक पानी इतना बढ़ गया कि वापस नहीं आ पाए। अब भी एक टूटे पेड़ की डाल पकड़कर लटके हैं और पानी उनके पैरों तक पहुंच चुका है। जल्दी करनी होगी। हरिया बिना एक पल गंवाए बाहर निकल आया। नदी किनारे गांव के कुछ लोग पहले से इकट्ठा थे, डरे हुए, हाथों में लालटेन लिए, पर कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बहाव इतना तेज था कि रस्सी भी टिकती नजर नहीं आ रही थी। मैं जाता हूँ। रामलाल काका को यूं आंखों के सामने मरने नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गौरी दौड़कर आई और डर के मारे हरिया का हाथ पकड़ लिया। नहीं हरिया, मत जाओ। ये पानी बहुत खतरनाक है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? ठीक उसी वक्त रघु आगे बढ़ आया। उसका चेहरा पूरी तरह बदला हुआ था, शांत, आत्मविश्वास से भरा। आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं दिखी थी। मैं हरिया के साथ चलता हूँ। पर तुम्हें तो इस गांव का, इस नदी का कुछ पता भी नहीं है, फिर कैसे? इस नदी को मैं शायद तुमसे भी ज्यादा अच्छे से जानता हूँ हरिया। अभी वक्त नहीं है बात करने का। रामलाल काका का समय निकला जा रहा है, चलो जल्दी। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। ये पहली बार था जब सबको एहसास हुआ कि रघु कोई साधारण भीगा हुआ अजनबी नहीं है। उसके पानी में उतरने का तरीका, बहाव पड़ने की उसकी समझ, सब कुछ किसी गहरे अनुभव की तरफ इशारा कर रहा था। आखिर ये आदमी है कौन जो इतनी आसानी से एक खतरनाक नदी को अपनी हथेली की तरह जानता है? अंधेरी तूफानी रात में हरिया और रघु ने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और नदी में उतर गए। पानी का बहाव बेहद खतरनाक था। बिजली की हर चमक में सामने का दृश्य बस एक पल के लिए धुंधला सा दिखता, फिर से अंधेरा छा जाता। अभी दोनों आगे बढ़े ही थे कि पानी में कहीं से एक बच्चे की डूबती हुई आवाज सुनाई दी। कोई एक लकड़ी के तख्ते को पकड़े बहा जा रहा था। रघु, वहाँ कोई बच्चा बह रहा है। पहले उसे बचाना होगा। रामलाल काका फिलहाल पेड़ पर सुरक्षित है, पर यह बच्चा किसी भी पल डूब सकता है। रघु तेजी से तैरता हुआ बच्चे तक पहुंचा। एक हाथ से उसे कसकर पकड़ा। बड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को किनारे खड़े गांव वालों तक सही सलामत पहुंचाया गया, जहां उसकी मां रोते हुए उसे अपने सीने से लगा बैठी। अब दोनों फिर से रामलाल की तरफ बढ़े। दूर एक टूटे पेड़ पर बूढ़ा रामलाल फंसा हुआ था, डर और ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। बचाओ, कोई है यहाँ? अब मेरे हाथ जवाब देने लगे हैं, ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। रघु ने आगे बढ़कर पानी की धारा को ध्यान से पढ़ा, फिर हरिया को इशारा किया कि किस तरफ से जाना सुरक्षित रहेगा। हरिया, बाईं तरफ से चलो। बीच का बहाव बहुत खतरनाक है। वहाँ नीचे भंवर बन चुका है, उसमें फंसे तो निकलना नामुमकिन होगा। दोनों किसी तरह जूझते हुए रामलाल तक पहुंच गए और दोनों धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ने लगे। पर तभी अचानक एक तेज लहर आई। एक बहती हुई टूटी डाल हरिया के पैरों से टकराई और उसका पैर फिसल गया। वो बहाव में बहने लगा। रघु ने बिना एक पल सोचे रामलाल को किनारे के पास खड़े दूसरे गांव वालों की तरफ धकेल दिया और खुद हरिया की तरफ छलांग लगा दी। तेज बहाव से जूझते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर उसने किसी तरह हरिया को पकड़ लिया और दोनों को घसीटते हुए किनारे तक ले आया। किनारे पर पहुंचते ही सब हाँफने लगे, गीले थके हारे। गांव वालों ने रामलाल और बच्चे को कंबल उड़ा दिए। हरिया ने रघु की तरफ देखा, उसकी आंखों में कृतज्ञता भी थी और गहरी हैरानी भी। तुमने आज मेरी जान बचाई रघु भाई, वो भी नहीं, दो जानें बचाई तुमने।
तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, ये अब मुझे पूरा यकीन हो गया है। सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? रघु ने कोई जवाब नहीं दिया, बस थके हुए सिर हिलाकर इशारा किया कि पहले घर चले। घर लौटते वक्त हरिया की नजर अचानक रघु के कंधे से गिरे हुए खुले थैले पर पड़ी। उसमें से एक पुरानी जंग लगी हुई ताबीज झलक रही थी, वही ताबीज जो हरिया ने अपने पिता की धुंधली तस्वीर में दीवार पर टंगी देखी थी। हरिया के कदम वहीं ठिठक गए। ये तो बाबा की है, ये तुम्हारे पास कैसे आई रघु भाई? घर के अंदर आग के पास सब लोग बैठे थे, गीले कपड़े बदलकर। हरिया के हाथ में वो पुरानी ताबीज थी और दीवार पर उसके पिता की धुंधली तस्वीर टंगी हुई थी, मानो चुपचाप इस पल की गवाह बन रही हो। रघु सिर झुकाए बैठा था, बाकी सब उत्सुकता और हल्की सी चिंता के साथ उसे देख रहे थे। रघु भाई, अब तो बता ही दो, आखिर ये सब माजरा क्या है? हाँ बताओ, मेरे बाबा की ये ताबीज तुम्हारे पास कैसे आई? और तुम इस नदी को इतने भरोसे से क्यों पढ़ लेते हो, जैसे तुम पहले भी यहाँ बरसों रह चुके हो? रघु ने एक गहरी सांस ली, कुछ पल आग की लपटों को देखता रहा, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आज से पूरे 20 साल पहले मैं भी इसी गांव में रहता था। उन दिनों मेरे पास कुछ नहीं था, न घर था, न खाना, न अपना कोई। उस साल भयंकर अकाल पड़ा था, खेत सूखकर बंजर हो गए थे और मैं भूख से मरने की कगार पर पहुंच चुका था। मैं गांव के एक एक दरवाजे पर गया मदद मांगने, पर हर किसी ने मना कर दिया। सबके अपने पास ही इतना कम था कि किसी और की मदद कर पाना मुश्किल था। थक हार कर आखिरी उम्मीद के साथ मैं एक दरवाजे के सामने गिर पड़ा और शायद वहीं बेहोश हो गया। रघु कुछ पल रुका, जैसे उस पुरानी याद को फिर से जी रहा हो, फिर आगे बोला। जब मुझे होश आया तो मैं एक अजनबी के घर के अंदर था। उस आदमी ने मुझे अपने दरवाजे पर बेहोश पड़ा पाया था। खुद के पास भी बहुत कम था, फिर भी उसने मुझे उठाकर अंदर लाया, अपना आखिरी बचा हुआ निवाला मुझे खिलाया और तब तक अपने घर में रखा जब तक मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो गया। कई दिनों तक उसने मेरी सेवा की, बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ मांगे। वो आदमी कौन था चाचा? रघु ने हरिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में नमी थी। वो आदमी तुम्हारे दादाजी थे हरिया। तुम्हारे पिता ने ही मुझे उस अकाल में नई जिंदगी दी थी। पूरे कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। हरिया की आंखें फैल गईं। गौरी ने हौले से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। रघु ने आगे कहा। जिस दिन मैं ठीक होकर शहर की तरफ काम की तलाश में निकला, उस दिन तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से यह ताबीज मेरे गले में डाली थी। उन्होंने कहा था, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, इस ताबीज को छूकर याद रखना कि एक वक्त था जब तुम्हें भी किसी ने बिना कुछ मांगे मदद की थी, और जब कभी मौका मिले वही भलाई किसी और को आगे बढ़ा देना। मैं वो बात कभी भूल नहीं पाया। तो आप वापस इसीलिए आए थे, बाबा का वो कर्ज चुकाने? हाँ, कुछ महीने पहले मुझे खबर मिली कि हरिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने सोचा मैं उनके परिवार को ढूंढूंगा, जो हो सके उतनी मदद करूंगा, ताकि जो कर्ज मेरे दिल पर बरसों से था वो थोड़ा हल्का हो जाए। मेरे पास पैसे थे, इरादा था कि पहुंचते ही उन्हें आपके हाथ में रख दूंगा। पर उस रात जब मैं भीगा हुआ थका हारा तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा, बिना यह जाने कि यह वही घर है, और तुमने बिना पहचाने, बिना कुछ पूछे मुझे अंदर बुला लिया। अपनी थाली में से कम रखकर मुझे भरपेट खाना खिलाया। तब मुझे समझ आया, हरिया, तुम्हारे बाबा की अच्छाई को पैसों से नहीं चुकाया जा सकता। वो अच्छाई तो आज भी इस घर में तुम्हारे अंदर उतनी ही जिंदा है जितनी 20 साल पहले थी। हरिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने ताबीज को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ा, फिर उठकर रघु को गले से लगा लिया। ये घर आज से हमेशा के लिए आपके लिए खुला रहेगा। मोहन और चंदा भी दौड़कर रघु से लिपट गए। गौरी दूर खड़ी आंसू पोंछती हुई इस मिलन को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन बीत गए। बारिश आखिरकार थम चुकी थी। आसमान साफ हो गया था और सूरज की पहली किरणें गोकुलपुर के गीले खेतों पर पड़ रही थीं। नदी का पानी भी उतरने लगा था और गांव धीरे धीरे फिर से अपने रोजमर्रा के रंग में लौट रहा था।
घर के बाहर रघु अपना थैला कंधे पर लिए जाने की तैयारी में खड़ा था। पूरा परिवार बाहर आ गया था और केशव समेत कुछ गांव वाले भी उससे विदा देने पहुंचे थे। कुछ दिन और क्यों नहीं रुक जाते रघु भाई? घर का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बहुत देर हो गई गौरी बहन, शहर में कुछ ज़रूरी काम बाकी हैं मेरे। पर चिंता मत करो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। जब मन करेगा फिर लौट आऊँगा। रघु हरिया के पास आया और एक कागज उसके हाथ में रख दिया। ये शहर के एक ठेकेदार का पता है। मेरी उससे पुरानी जान पहचान है। वो अगले महीने से गांव में एक सिंचाई नहर बनवाने का काम शुरू करवा रहा है, ताकि आगे से बारिश का पानी यूं बर्बाद होने की बजाय खेतों के काम आए। मैंने तुम्हारे लिए बात कर दी है, तुम चाहो तो वहां काम पर लग सकते हो। ये तो बहुत बड़ी बात है रघु भाई, मैं शुक्रिया कैसे अदा करूं। रघु ने एक छोटी थैली भी हरिया के हाथ में रख दी। और ये अच्छी किस्म के बीज हैं। बाढ़ के बाद जमीन सबसे उपजाऊ हो जाती है। इस बार फसल जरूर अच्छी होगी। बस मेहनत करते रहना, बाकी ये धरती खुद संभाल लेगी। हरिया ने कागज और बीज की थैली अपने हाथों में ली। उसकी आंखें भर आईं। शब्द जैसे गले में ही अटक गए। मैं ये एहसान कैसे चुकाऊंगा रघु भाई, इतना सब आपने हमारे लिए किया। रघु ने अपना हाथ हरिया के कंधे पर रखा, मुस्कुराते हुए। एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है माँ हरिया। बस इतना करना, कभी किसी भूखे, थके, भटके हुए इंसान को अपने दरवाजे से खाली हाथ मत लौटाना। यही असली एहसान होगा, मुझ पर भी और तुम्हारे बाबा पर भी। आप फिर आओगे ना चाचा? जरूर आऊंगा बिटिया। अब तो ये गांव, ये घर मेरा भी हो गया है। शायद अगली बारिश में फिर तुम्हारे दरवाजे पर आ जाऊं, पर इस बार वादा है बिना भीगे आऊंगा। ये सुनकर सब हंस पड़े। दूर खड़ी सीता काकी भी ये सब देख रही थी। अपने पहले के शक पर थोड़ा शर्मिंदा होकर हल्के से मुस्कुरा दी। रघु मुड़ा और गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। पूरा परिवार दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। हरिया ने आगे बढ़कर दरवाजे की उसी चौखट पर हाथ रखा जहां 20 साल पहले उसके पिता ने एक भूखे बेसहारा रघु को सहारा दिया था। शायद वही एक भलाई थी जो घूम फिरकर आज इस पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। महीनों बाद उसी खेत में अब लहलहाती फसल खड़ी थी। हरिया के हाथों में अच्छी उपज थी। घर की छत अब पक्की मरम्मत के साथ मजबूत खड़ी थी। दीवार पर पिता की पुरानी तस्वीर के बगल में अब वही ताबीज भी टंगी थी, जैसे 2 पीढ़ियों की भलाई एक साथ वहां मौजूद हो। कभी कभी जो हम बिना सोचे किसी और के लिए करते हैं, वही किसी दिन किसी मोड़ पर घूम फिर कर हमारे पास लौट आता है।